बच्चों लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट क्वांटम नंबर। मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर्स होते क्या एंड हमने डिस्कशन किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। आज के वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे पास क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। तो बच्चों आज के वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको जो क्वांटम नंबर का बेसिक है वो आना चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब ये आपको जो 4 के 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए एंड उनको निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले या वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जिन्होंने क्वांटम नंबर का पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट नंबर 1 देख लें। विदाउट पार्ट नंबर 1 आप ये जो आज का पार्ट है पार्ट नंबर 2 इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 के अंदर ही क्या है, सारा क्वांटम नंबर का बेसिक है। ठीक है, इनिशियली बच्चों कुछ बेसिक मैं आपको बता ही देता हूँ। 4 टाइप्स का हमारे पास क्वांटम नंबर था। कौन कौन सा? फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या बोलते थे आप उसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर इसको आप लिखते थे बाय द स्मॉल एन। सेकंड था बच्चों हमारे पास कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है ये आपको बताता था किसके बारे में? शेल्स के बारे में। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो क्वांटम नंबर है इसको आप बोलते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको आप कैसे लिखते हो? बाय द स्मॉल एल। इसका काम था सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देना। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था एल को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कौन सा? 0 to n-1। ठीक है, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जो एल की वैल्यूज़ है किस पर डिपेंड करती है? एन पे। किस पे? एन पर। ठीक है, एल की जो वैल्यूज़ है किस पर डिपेंड करती है? एन पर। फिर हमने डिस्कशन किया था डिफरेंट टाइप्स की क्या बनती है? सबशेल्स बनती है। कौन कौन सी थी आपके पास? एस, पी, डी, एफ, जी। इन सब के लिए बच्चों एल क्या था हमारा? फिक्स था। एल आपका क्या था? फिक्स। एस के लिए क्या होता है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी के लिए क्या आता है? 4। ठीक है, जितने भी हमारे पास सबशेल्स होती हैं उनके लिए जो हमारे पास एल बनता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बार बार यूज़ में आएगा। फिर बच्चों थर्ड हमारा जो क्वांटम नंबर था उसको आप क्या बोलते थे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्मॉल एम से हम इसको लिखते थे एंड ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। जब भी आपको m निकालना होता है फॉर्मूला क्या होता है? -L2 + L। ठीक है, जो m की वैल्यूज़ होते हैं वो किस पर डिपेंड करती है? L पर। ठीक है, m की जो वैल्यूज़ है वो डिपेंड करती है L पर। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था डिफरेंट जो सबशेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। p जो सबशेल थी उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे। कौन से? px, py और pz। ठीक है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। और जो डी सबशेल थी उसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स थे? 5। ठीक है, डी में जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास कितने थे? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला जो ऑर्बिटल था वो था dxy। सेकंड था आपके पास dyz। थर्ड था xz, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और ये dz²। ठीक है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगेन इनके नेम आपको आने चाहिए px, py और pz। डी सबशेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, yz, xz, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर और dz²। इन सब के लिए बच्चों मैंने आपको m भी बताया था। अगेन आपको m आना चाहिए, m के बारे में पता आना चाहिए। ठीक है, जैसे px के लिए हम कितना बताया था मैंने आपको? +1 होता है, py के लिए -1 होता है और pz के लिए क्या होता है? 0। सेम बच्चों फॉर द dxy के लिए हमारे पास m क्या था? -2। x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, m कितना था? +2। xz के लिए +1, -1, 0। ठीक है, जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं सभी के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ m की वैल्यू डिफाइन होती है एंड ये m की वैल्यू कौन सी बनेगी? अगेन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट और बच्चों हमारा सबसे सिंपल जो क्वांटम नंबर था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन जो क्वांटम नंबर इसको आप लिखते हो बाय द स्मॉल एस एंड इसके लिए 2 वैल्यूज असाइन होती है +1/2 और -1/2। +1/2 किसके लिए होता है? क्लॉकवाइज के लिए एंड जो -1/2 होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों मैंने आपको लाइटली 4 के 4 जो क्वांटम नंबर था वो आपको बता दिए। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। नाउ बच्चों सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये लिखा हुआ है इफ़ n इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, m एंड s। बच्चों आपको n गिवन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ n हमें क्या फाइंड करना है? l, m और s। ठीक है, फाइंड करते हैं। एज बच्चों आपको ओनली क्या गिवन है? n।
n इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 4, ठीक है। इस n के बेस पर आपको जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती हैं l की, m की और s की, आपको फाइंड करके दिखानी है। बच्चों बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। n गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, अगेन l, m और s, ये आपको फाइंड करना है। अगेन बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है l के लिए फॉर्मूला क्या था, 0 to n-1। आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4, ये बनेगा 0 to 4-1, 0 to 3, या क्या बच्चों 0, 1, 2 और 3। l की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं 0, 1, 2 और 3। अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो मेरे पास l की जो पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती हैं वो बनेंगे 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अभी बच्चों मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, जो कि है m। अगेन हमें पता है कि फॉर्मूला होता है m के लिए भी, एज m इज इक्वल टू क्या होता है -L2 + L, -L2 + L। m की जो वैल्यूज़ होती है अगेन डिपेंड करती है l पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास l की कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेक नहीं कर देना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे l की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने काउंट किया कितनी बनी 4, एंड वो क्या करेंगे यहाँ पर l इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पे l की वैल्यूज़ पुट करनी है। l की वैल्यूज़ आपके पास क्या ही है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे 1 by 1 पुट करोगे, 1 by 1 पुट करोगे। पुट करते हैं, इफ़ l इज इक्वल टू 0, m कितना आएगा -0 to +0, यानी कितना आ गया 0। नाउ इफ़ l इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट वैल्यू m कितना आएगा -1 to +1, ये आपके पास आ गया -1, 0 और +1। इफ़ l इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास -2 to +2, नेक्स्ट वैल्यू 2 है, मैंने 2 पुट की है। अगेन -2, -1, 0, +1, +2, आपको वैल्यूज़ लिखनी होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। इफ़ l इज इक्वल टू 3, लास्ट वैल्यू m क्या आएगा हमारे पास, -3 to +3, -3 to +3 का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास एग्जैक्टली m निकला है, ठीक है, बिल्कुल सही अभी m निकला है। जितने हमारे पास l की वैल्यूज़ बनती हैं आप उन सबको 1 by 1 पुट करोगे और m निकालते जाओगे। 0 पुट किया, 0 आ गया। 1 के लिए -1, 0 +1 आ गया। 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2, एंड 3 के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फाइनली बच्चों s, ठीक है। एंड s के लिए बच्चों हमारे पास कोई फंडा नहीं होता, हमेशा आप 2 वैल्यूज़ लिखते हो, कौन सी, +1/2 और -1/2। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। l है वो आ चुका है, हमारे पास m है वो आ चुका है, फाइनली जो s है वो भी हमने लिख दिया। अच्छा बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अगर मैं एक्स्ट्रा आप लोगों से पूछूं, आपसे कोई पूछता है n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है 4 है, आपको ये बताना है n इज इक्वल टू 4 के अंदर कितनी सबशेल्स बनेंगी, कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, कितनी सबशेल्स बनेंगी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, इतना आप लोगों ने सीख लिया। इसी के अंदर हमारा ये आंसर छिपा है कि सबशेल्स कितने बनेंगी, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं सबशेल के बारे में पूछूं, ठीक है, बताओ सबशेल के लिए कौन सा क्वांटम नंबर बना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एल की जो वैल्यूज़ होती है वो आपको सबशेल के बारे में बताती हैं। एल की वैल्यूज़ को काउंट करो, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3 और 4, मतलब n इज इक्वल टू 4 के अंदर सबशेल्स कितनी बनेंगी, 4। अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो l की वैल्यूज़ होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ सबशेल्स। जितनी हमारे पास l की वैल्यूज़ बनती है उतनी क्या होती है, सबशेल। n इज इक्वल टू 4 के अंदर सबशेल्स कितनी बनेंगी, 4 ही बनेंगी, ठीक है। बच्चों बात करते हैं अभी ऑर्बिटल्स के बारे में। बताओ आपको ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड वहाँ मैंने आपको बताया था जितनी m की वैल्यूज़ बनती हैं, जितनी m की वैल्यूज़ बनती है उतने ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब काउंट करते हैं m की वैल्यूज़। हमारे पास बहुत सारी m की वैल्यूज़ है, अब सिंपली काउंट करो। 1 वैल्यू यहाँ से आई है, 1, 2, 3 वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिली है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिली है। आप सभी वैल्यूज़ को काउंट करो। 7 प्लस में 5 12 प्लस में 3 15 और ये 1 16। ठीक है, जितनी हमारे पास m की वैल्यूज़ उतने क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स। टोटल जो m की वैल्यूज़ है कितनी आ रही है आपके पास 16 आ रही है, मतलब जो ऑर्बिटल्स है कितने माने जाएंगे 16 ऑर्बिटल्स। ये आगे 16। ठीक है ना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लेते। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने हैं आपके पास 16, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। अगेन जितनी आपके पास एल की वैल्यूज़ उतनी क्या बनेंगी शेल्स, जितनी हमारे पास एम की वैल्यूज़ उतने क्या बनेंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड ऑर्बिटल्स का 2 टाइम्स हमेशा क्या निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, कितनी शेल्स बनेंगी एंड कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे। थोड़ा लेंथी लग रहा है आपको, बट एक्चुअली में इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी बच्चों मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s फॉर फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। आपको बच्चों कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है, इन उन सब के लिए आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n, l, m और s की वैल्यू। ऑर्बिटल्स कौन से हैं 4p, 3d, 3s और 5f ऑर्बिटल। तो बच्चों फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 4p। 4p के लिए हमें फाइंड करना है n, l, m और s। ठीक है, इनिशियली बच्चों हम लिखेंगे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ध्यान रखना किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है किसको, n को। 4p के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4 आ रही है, तो हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब बच्चों हम लिखते हैं l। बताओ फॉर द p सब शेल l कितना होता है, फॉर द p सब शेल l कितना होता है आपके पास 1। कितना 1। आप लिखोगे यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब बच्चों मैक्सिमम बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करेंगे, वो यहाँ पर l को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे फार्मूला। और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि l के लिए तो क्या होता है, सर ने फार्मूला बताया कौन सा 0 to n-1, बिल्कुल बताया। बट बच्चों ध्यान रखना ये फार्मूला आपके पास तभी काम करता है जब आपके पास सिर्फ व सिर्फ क्या होती है n की वैल्यू। क्या होती है n की वैल्यू। कहने का मतलब जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चों और ये क्वेश्चन, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ओनली आपको शेल गिवन है। क्या गिवन है, ओनली शेल, क्योंकि n आपको बताता है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल के बारे में। यहाँ पर देखो बच्चों आपको शेल के बारे में भी गिवन है और जो p सब शेल है वो भी आपको स्पेसिफाई है। क्या यहाँ पर आपको सब शेल स्पेसिफाई थी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओनली आपको शेल है वही स्पेसिफाई है कि कौन सी शेल बनेगी 4th। बट बच्चों यहाँ पर 4th शेल है वो भी स्पेसिफाई है। 4th शेल के अंदर कौन सी सब शेल के बारे में बातचीत हो रही है वो भी स्पेसिफाई है। कौन सी सब शेल, p सब शेल। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जो सब शेल की टाइप है वो स्पेसिफाई है तो आप उसके लिए जो डायरेक्ट क्वांटम नंबर है वो यूज़ करोगे। एज ए मतलब जो क्वांटम नंबर उसका बनता है वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर p के लिए जो l है डायरेक्ट लिखा 1, और आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन के अंदर सब शेल के बारे में स्पेसिफाई हो तो आप सब शेल के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, एज ए मतलब क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी आपका फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो कब फॉर्मूला यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एल बच्चों हमारे पास आ चुका है। अभी बच्चों एम के लिए फॉर्मूला हमें एम निकालना है। एम के लिए फॉर्मूला क्या था, -L2 + L। एल कितना है आपके पास 1, पुट करो -12 + 1। अगेन ये बना -1 0 और +1। ठीक है, एम हमारा आ चुका है -1 0 और +1, और एस आपको पता है ये कितना होता है ± का 1/2। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 4p। ठीक है, अगेन जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है n को। ठीक है, सब शेल आपको स्पेसिफाई है तो उसके लिए आप डायरेक्ट जो एजीमुथ क्वांटम नंबर बनता है l बनता है यूज़ करोगे, और p के लिए l कितना होता है 1 होता है। बात करें m की, m के लिए फॉर्मूला आता है -L2 + L। l की वैल्यू को पुट किया,
m आ गया। एंड s के लिए तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, क्योंकि s हमेशा क्या होता है प्लस माइनस का 1/2 हो जाएगा। अभी बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बच्चों है आपके पास 3D, ठीक है। बता सकते हो इसमें n कितना बनेगा? n बनेगा कितना? 3। l क्या इसमें l के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूं? बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द शेल है वो स्पेसिफाई है। थर्ड शेल के अंदर कौन सी शब्द शेल है? डी शब्द शेल के बारे में बातचीत हो रही है। बताओ जो डी शब्द शेल है उसके लिए l कितना होता है? 2। पुट कर दो सीधा। अगेन m के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -L2 + l। ये बन जाएगा अगेन बच्चों -2 + 2, -2 -1 0 1 और 2। s के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं, s हमारा क्या आएगा? प्लस माइनस का 1/2। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। 3D ऑर्बिटल्स के लिए हमने फाइंड कर लिया n, l, m और s। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है 3s, ठीक है। निकाल लो। n = क्या आ जाएगा? 3। बताओ फॉर द s l कितना होता है? 0। ये रहा 0। अगेन m की वैल्यूज़ क्या होती है? -L2 + l, -02 + 0, ये कितना आ जाएगा? 0। अगेन बच्चों यहाँ पर s कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/2, ठीक है। फोर्थ हमारे पास बच्चों है 5f। 5f के बारे में आपको बोल रहा है निकालने हैं क्वांटम नंबर्स n, l, m एंड s। n कितना आ जाएगा आपके पास? 5। बताओ फॉर द f शब्द शेल l कितना होता है? 3। m -L2 + l, -32 + 3, -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3। एंड लास्ट बच्चों s हो जाएगा प्लस माइनस का 1/2। ये था बच्चों हमारे पास बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन हमारा कि हमें कुछ ऑर्बिटल्स गिवन थे एंड उन सब के लिए हमें फाइंड करना था n, l, m और s की वैल्यू। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर मेनली जो ध्यान में रखने वाली बात है वो सिर्फ यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको जो शब्द शेल है वो हमेशा क्या होती है? स्पेसिफाई होती है। आपको शो करेगा कि शब्द शेल कौन सी है, तो आपको डायरेक्ट जो l है वो लिखना है। आपने कभी भी l को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। l अगर आपको स्पेसिफाई है, शब्द शेल अगर आपको स्पेसिफाई है तो आप l की डायरेक्ट वैल्यू का ही यूज़ करोगे, कभी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करोगे। एक बच्चों छोटी सी बात और, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होता 3s1, फिर हम क्या करते? बिल्कुल सेम चलता। n = क्या आता? फिर से आपके पास 3। l कितना आ जाता आपके पास? 0, ठीक है, क्योंकि जो s शब्द शेल होती है उसके लिए l क्या होता है? 0। n आपके पास कितना आ गया? 3। l हमारे पास आ गया 0। बात करें m की तो m भी 0 आ जाएगा, क्योंकि m डिपेंड करता है l पर। बात करें s की, यहाँ मैं लिखूंगा सिर्फ प्लस का 1/2, या फिर मैं यहाँ लिखूंगा ओनली माइनस का 1/2। क्या लिखूंगा? ओनली माइनस का 1/2। या तो आप लिखोगे प्लस का 1/2 या फिर लिखोगे माइनस का 1/2। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई है पावर में क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी? एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो प्योरली घूमेगा क्लॉकवाइज या घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपको सिर्फ s की सिर्फ एक ही वैल्यू यूज़ करनी है। कितनी? ओनली 1। अगर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पावर में कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं होता, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। जितने हमारे पास क्लॉकवाइज है उतने क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो? प्लस माइनस का 1/2, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज, और हाफ में क्या बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर पावर में 1 मेंशन है, इसका मतलब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल सी बात है, या तो वो प्योरली घूमेगा क्लॉकवाइज या घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सिर्फ एक ही स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यूज़ करनी है, जो भी आपको अच्छी लगे। या तो आप लिखो प्लस का 1/2 या लिखो आप माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बच्चों इन द क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड करना है n, l, m और s की वैल्यू। अगेन आपको ऑर्बिटल्स गिवन है, ठीक है। तो इस बार क्या डिफरेंट है वो चीज़ देखते हैं। शुरू करते हैं बच्चों विद द फर्स्ट ऑर्बिटल 3D x² - का y²। इसको करने से पहले हम ये क्वेश्चन कवर करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4p y
बच्चों हमारे पास रूल्स वही हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, n को, ठीक है। अगर आपको शेल स्पेसिफाई है तो आप सीधा लिखोगे क्या, l, क्या लिखोगे, l लिखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्या आपको शेल स्पेसिफाई है, बिल्कुल स्पेसिफाई है। कौन सी शेल है, p शेल। बताओ p शेल के लिए l कितना बनेगा, अगेन 1। अब बात करते हैं बच्चों m की। m के लिए फॉर्मूला क्या था, -L2 + L। बट इस बार आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो बच्चों, इस बार क्वेश्चन के अंदर आपको जो ऑर्बिटल की टाइप है वो भी स्पेसिफाई है। आपको साफ बोल रहा है कि p शेल का कौन सा ऑर्बिटल होएगा, py। कौन सा, py। पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हमारे ऐसे। पहला क्वेश्चन था ओनली आपको शेल गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आया था 4p, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पर ओनली आपको शेल गिवन है, ओनली शेल ही गिवन है। यहाँ पर शेल भी गिवन है और शेल भी गिवन है। दैट इज़ वाई आपने यहाँ पे शेल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, आपने यहाँ पे डायरेक्ट एल की वैल्यू यूज़ की थी। अब यहाँ देखो बच्चों, शेल भी स्पेसिफाई है, शेल है वो भी स्पेसिफाई है। शेल में जो ऑर्बिटल है px बनेगा, py बनेगा या pz बनेगा, वो भी स्पेसिफाई है। दैट इज़ वाई आप यहाँ पर m के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। फॉर्मूला वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको स्पेसिफाई ना हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे स्पेसिफाई हो वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करोगे, ठीक है, जो बनती है। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफाई नहीं होता वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो। यहाँ पर ओनली शेल गिवन थी, ठीक है। ना तो शेल स्पेसिफाई है, ना ही ऑर्बिटल स्पेसिफाई है। दैट इज़ वाई आपने यहाँ पे शेल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया 0 to n-1, एंड यहाँ पे आपने ऑर्बिटल्स निकालने के लिए भी फॉर्मूला यूज़ किया -L2 + L। यहाँ देखो बच्चों, शेल स्पेसिफाई है, शेल स्पेसिफाई है, लेकिन ऑर्बिटल स्पेसिफाई नहीं है। दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन के अंदर आपने ऑर्बिटल्स मतलब m निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया -L2 + L। अब ये क्वेश्चन देखो, शेल भी बता रहा है, शेल भी बता रहा है, ऑर्बिटल्स की टाइप भी बता रहा है, सब कुछ स्पेसिफाई है। डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लगानी है एंड कहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। ओवरऑल जहाँ पर स्पेसिफाई हो कि शेल कौन सी है, शेल कौन सी है, ऑर्बिटल्स कौन से है, तब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना होता। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफाई ना हो शेल्स के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में, वहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑर्बिटल बता रखा है कि p का py ऑर्बिटल है। बताओ बच्चों, py ऑर्बिटल के लिए m कितना होता है, py के लिए कितना होता है, -1, ठीक है। तो m कितना आ जाएगा हमारा, -1। अगेन s के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, +- का 1/2, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। एक्चुअल में 3rd है लेकिन वैसे पहला हो गया 4py, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। फॉर द डी शेल l कितना होता है, 2। m का फॉर्मूला मैं लगाऊं या ना लगाऊं, नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स है वो स्पेसिफाई है। डी शेल का कौन सा ऑर्बिटल है, x² - का y², और dx² - का y², उसके लिए m क्या होता है, +2, ठीक है, +2। फाइनली s कितना आ जाएगा, +- का 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन करें, n इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन डी शेल है तो l कितना हो गया, 2m, ठीक है। अगेन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे। dz² के लिए m कितना होता है, 0, ठीक है, कितना, 0। लास्ट बच्चों s हमारा वही +- का 1/2, ठीक है। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन किए अभी तक। तीनों क्वेश्चन के अंदर माइनर डिफरेंस आ रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ शेल के बारे में बोला गया था, आपने l भी निकाला, m भी निकाला, बट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। दूसरे क्वेश्चन के अंदर शेल है, शेल है, दोनों के बारे में बताया गया था। शेल को निकालने के लिए आपने फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी, बट ऑर्बिटल्स आपको स्पेसिफाई नहीं थे, इसलिए आपने ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लिया। 3rd क्वेश्चन के अंदर शेल ऑर्बिटल सब कुछ स्पेसिफाई है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखनी है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको कुछ ऑर्बिटल्स के बारे में बताना है जिनके जो क्वांटम नंबर है वो आपको स्पेसिफाई है। पहला ए पार्ट, n इज इक्वल टू 2 गिवन है, l इज इक्वल टू 1 गिवन है। बी पार्ट की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 4 गिवन है,
L इज इक्वल टू 0 गिवन है। C पार्ट की बात करते हैं, N इज इक्वल टू 5 गिवन है, L इज इक्वल टू 3 गिवन है। लास्ट और D पार्ट है हमारे पास, N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बच्चों मेरे पास मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन बनेगा क्वांटम नंबर का। फटाफट कर सकते हो। कैसे करना है, पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आपको इन सभी क्वांटम नंबर्स के बेस पे बताना है कि ऑर्बिटल्स कौन से बनेंगे। ठीक है, कैसे बताओ। न्यूमेरिकल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, शेल को। सबसे पहले आप लिखोगे n, L इज इक्वल टू 1 किस सब शेल के लिए L इज इक्वल टू 1 होता है, P के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दो P, 2P हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत आसान और बहुत जल्दी। 4 बताओ L इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, S के लिए, 4S इज द आंसर। यहाँ पे बच्चों 5 बताओ L इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, 5F हमारे पास आंसर। 5F ऑर्बिटल होएगा जिसके लिए N क्या आएगा 5 और L क्या आएगा 3। N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, D के लिए। 3D हमारा क्या बन जाएगा आंसर। 3D वो ऑर्बिटल है जिसके लिए N इज इक्वल टू क्या बनना है 3 और L इज इक्वल टू क्या बनेगा 2। ये था बच्चों हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 9 बच्चों, सीधा क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अगेन बच्चों आपको क्वांटम नंबर्स गिवन है और आपको ऑर्बिटल्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, कैसे, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, लिखा हुआ है N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, पैटर्न हमारा वही रहेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर था। सबसे पहले आप लिखोगे N, L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, फॉर द P सब शेल। इतना तो आपने कर ही लिया, बिल्कुल सेम आ रहा है। इस बार क्या है, M एक्स्ट्रा हो गया, यानी आपका जो ऑर्बिटल है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बताओ P सब शेल के अंदर M इज इक्वल टू -1 किसके लिए होता है, P सब शेल के अंदर M इज इक्वल टू -1 किसके लिए होता है, PY के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4PY। 4PY हमारा क्या बन जाएगा आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है, बस इस बार आपको M देखना है, उस M के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑर्बिटल की टाइप बनती है वो भी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आपके आंसर के अंदर। ठीक है, बी पार्ट अच्छा, बी पार्ट में लिखा हुआ है N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू +1। बना सकते हो 3, अगेन L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, P के लिए। P के अंदर M इज इक्वल टू +1 किसके लिए आता है, PX के लिए। 3PX हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, सी में बच्चों दे रहा आपको N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू 0। 3 फिर से आ गया। L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, D सब शेल के लिए। एंड D के अंदर बताओ बच्चों M इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, Z² के लिए। ठीक है, 3D Z² हमारा क्या जाएगा आंसर। नाउ D पार्ट देखो बच्चों, D के अंदर बोल रहा है N इज इक्वल टू आपके पास 3 है, फिर से L इज इक्वल टू 2 है और M इज इक्वल टू आपके पास क्या है -2। बनाई 3D, L 2 है, इसका मतलब D हो जाएगा, D सब शेल है। D सब शेल में बताओ M इज इक्वल टू -2 किसके लिए आता है, -2। या देख सकते हो आसानी से XY। ठीक है, इसका मतलब ये बात कर रहा है 3D XY की। हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ शेल सब शेल गिवन थी, बस इस बार के आपको ऑर्बिटल्स भी गिवन है, तो आपको जो ऑर्बिटल्स है वो भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 9 बच्चों, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। आपको कुछ क्वांटम नंबर्स के सेट्स गिवन है एंड कह रहा है कि कौन सा सेट हमारे पास पॉसिबल है, कौन सा नॉट पॉसिबल है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हम पूरे सेट को चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक सिंगल क्वांटम नंबर भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, गलत, इस कंडीशन के अंदर पूरा सेट क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल। शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। N इज इक्वल टू आपको 3 गिवन है,
पहले चेक करते हैं कि एल गलत है या सही है। कैसे चेक करोगे? एन गिवन है, आप एल निकाल सकते हो। बताओ एल के लिए फॉर्मूला क्या था? 0 to n-1। एन आपको गिवन है कितना? 3। ये बन जाएगा 0 to 2, क्या आएगा? 0, 1 और 2। एल हमारा कितना है? 2। एंड यहाँ भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब एल हमारा क्या करेक्ट है। एन के बेस पे आप एल निकाल लो और चेक करो जो आपके पास वैल्यूज़ आई है क्या उसके अंदर गिवन वैल्यू मैच करती है? बिल्कुल मैच करती है। अगर मैच करे तो करेक्ट है, अगर मैच नहीं करती तो हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चों मेरे पास एल आ चुका है। अब इस एल के बिहाफ पर मैं निकालूंगा एम। बताओ एम के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों आपके पास? -L2 क्या होता है? +L। एल कितना गिवन है आपको? 2। पुट करो -2 to +2, यह आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। एम कितना मेरा? 0। क्या मेरे पास कोई 0 वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है, यानी एम भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, जो एल के लिए पैटर्न है चेक करने के लिए वही हमारे पास क्या? एम के लिए। एल के बेस पर आपने एम फाइंड करना है। जो आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली उसमें चेक करो क्या गिवन वैल्यू मैच करती है। अगर मैच करे तो करेक्ट है, अदरवाइज क्या? इनकरेक्ट। ठीक है, लास्ट एस हमारा कितना है? -1/2 और एस हमारा -1/2 हो सकता है। ठीक है, मतलब बच्चों ये जो हमारे पास पहला सेट है ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आप क्या बोलोगे? ये करेक्ट है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा n = 3, l = 3। ठीक है, 0 to n-1। अब देखो बच्चों आपको पता है l की जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास हमेशा क्या आएगी? n-1, मतलब n से 1 कम। ठीक है, इसके बेस पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो जो कि आपके बहुत काम में आएगा। l कभी भी n के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो l की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आती है? n-1, तो l आपका कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो बच्चों इक्वल दिखा रखा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे गलत हो गया, उस क्वेश्चन को यहीं पे रख दो, इम्पॉसिबल। ठीक है, n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी l हमेशा छोटा आता है किससे? n से। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन आपको n 0 गिवन है। अब ये भी ध्यान रखना बच्चों n आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको कहीं भी n = 0 देखे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। n = 2, l = 1, m = -1, s = 0 आ गया। n की तरह बच्चों s भी हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, s की वैल्यू क्या आती है हमेशा? +1/2 या फिर -1/2। नॉट पॉसिबल। आप इन कंक्लूजन्स का यूज़ करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को करो। ठीक है, n 0 नहीं हो सकता, s 0 नहीं हो सकता, और जो l है वो हमेशा n से क्या आता है? छोटा आता है, और l कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। ये देखो बच्चों n = 3, l = क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या l n से छोटा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब l करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ, m = क्या आ रहा है? 3। देखो बच्चों m के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? -L2 + L, यानी m की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी दैट इज़ इक्वल टू l। m l के बराबर हो सकता है लेकिन m कभी भी l से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? m l के इक्वल हो सकता है लेकिन m कभी भी l से बड़ा नहीं आ सकता। ये देखो बच्चों m क्या आ रहा है? 3, l क्या आ रहा है? 2, और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पहले वाला जो पैटर्न मैंने आपको बताया था इतना लेंथी पैटर्न, वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। दिख रहा है साहब? अब सीधा इन वैल्यूज़ का यूज़ करो, इन कंक्लूजन्स का यूज़ करो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन्स हमारे क्या निकले जो आपके बार बार काम में आएंगे, फिर से सुन लो ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। n कभी भी 0 नहीं होगा, s कभी भी 0 नहीं होगा, l कभी भी n के बराबर नहीं आएगा, l हमेशा n से छोटा ही आता है। m की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू क्या आ सकती है? l आ सकती है, लेकिन कभी भी m हमारे पास l से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, इनके बेस पर आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा सेट हमारे पास पॉसिबल होगा और कौन सा नॉट पॉसिबल। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इज़ नॉट पॉसिबल। अगेन आपको कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है एंड आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है एंड कौन सा नॉट पॉसिबल। फर्स्ट बच्चों जो ऑर्बिटल आपको गिवन है वो है 7s। सेकंड जो आपको ऑर्बिटल गिवन है 2d, लिख लेते हैं। थर्ड जो आपको गिवन है वो है 3f। फोर्थ जो आपको गिवन है वो है 1p।
फिफ्थ जो आपको गिवन है वो है 4G, सिक्स्थ जो आपको गिवन है वो है 6P। चेक करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है और कौन सा नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों कैसे चेक करोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए n कितना आएगा 7, l कितना आएगा 0। ठीक है, आपने करना कुछ भी नहीं है, n और l की वैल्यू को कंपेयर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया l हमेशा क्या होता है, n से छोटा आता है। l हमेशा क्या आता है, n से छोटा। l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, l कभी भी n के बराबर नहीं आ सकता। बस इस चीज़ को ध्यान रखो। क्या यहाँ पे l n से छोटा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये करेक्ट है। 7s आपके पास क्या पॉसिबल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आओ 2D, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। d के लिए l क्या होता है 2। यहाँ पर देखो n और l के आगे इक्वल आ गए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों 3f की। n कितना है 3, f के लिए l कितना होता है 3। अगेन n और l के आगे सेम आगे, हेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। 1p, n इज इक्वल टू 1 आ गया, और p के लिए l इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगेन n और l के आगे सेम, नॉट पॉसिबल। 4g, n इज इक्वल टू 4 फॉर द g शेप शेल, l कितना होता है 4। यहाँ भी n और l के आगे सेम आ गया, नॉट पॉसिबल, क्योंकि l तो n से छोटा आना चाहिए। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, n इज इक्वल टू क्या गया 6। d शेप शेल के लिए l कितना होता है 2। यहाँ पर जो l है वो n से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, बहुत आसान है। जहाँ पे n हमारे पास, जहाँ पे n और l ठीक है इक्वल बन जाएंगे, वहाँ पर आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। लेकिन जहाँ पर आपका l क्या आएगा, छोटा आएगा, किससे छोटा आएगा, n से, आप बोल दोगे पॉसिबल। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अभी मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, किसका, डी इलेक्ट्रॉन का। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, रूट l इंटू l प्लस 1 h बाय में 2 पाई। आपको जो डी इलेक्ट्रॉन है उसका निकालना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। बताओ फॉर द डी शेप शेल l कितना होता है 2। इसको पुट कर दो यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 h बाय में 2 पाई। जो क्या बच्चों हमारे पास अंदर रूट 2 इंटू में 3 h बाय में 2 पाई, यह आ जाएगा आपके पास रूट 6 h बाय में 2 पाई। ये बच्चों हमारे पास सिंपल सा क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको l के बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपने l की वैल्यू को पुट किया और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है, रूट l इंटू l प्लस 1 h बाय में 2 पाई। ठीक है, ये तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अभी मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं जो कि आपके यूज़ में आने वाला है इन द क्वेश्चन नंबर 9। देखो वो क्या है, अगर आपको शेप शेल गिवन है, शेप शेल के लिए आपको l गिवन है और आपको उसमें क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। शेप शेल में क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ऑर्बिटल्स के लिए फार्मूला 2l प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर बच्चों आपको शेल के बारे में पता है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है शेल का, आप उसमें शेप शेल निकाल सकते हो। सीधा इज इक्वल टू n बनेगी, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे 2n स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो इन फॉर्मूले का यूज़ करके। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो देखो बच्चों इन द क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कॉमा शेप शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है। ठीक है, n गिवन है कितना 3। आपसे पूछा गया है ऑर्बिटल्स के बारे में, आपसे पूछा गया है शेप शेल्स के बारे में और पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। बताओ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर, यानी जो ऑर्बिटल्स है कितने बनेंगे 9। ऑर्बिटल्स का 2 टाइम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सीधा कर दो, 2 इंटू में 9 कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात करें शेप शेल्स की, n इज इक्वल टू क्या होता है, शेप शेल होता है। n कितना आपके पास 3 क्या बन जाएंगे शेप शेल।
ठीक है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता है तो, ठीक है। नाउ बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सब शेल्स आर इन एम शेल। आपको एम शेल गिवन है और पूछा उसमें कितनी सब शेल बनेगी, डायरेक्ट बता सकते हो। एम शेल के एल एम और एन। फॉर द एम शेल बच्चों एन इज इक्वल टू क्या होता है 3, ठीक है, जितना एन उतनी क्या बनेंगी सब शेल्स। सेम क्वेश्चन एक तरह से फिर से रिपीट हो रहा है, 3 हमारे पास एन आ रहा है तो 3 क्या बन जाएंगी सब शेल। नाउ बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द जी सब शेल। आपको जी सब शेल गिवन है और कह रहा है उसमें कितने ऑर्बिटल्स आएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बच्चों फॉर द जी सब शेल एल इज इक्वल टू क्या होता है 4 होता है, ये रहा मैंने आपको बताया था कितना होता है 4। एल मुझे पता है, मैं डायरेक्ट ऑर्बिटल्स निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स में निकाल सकता हूँ। जी के अंदर ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला 2l + 1 पुट कर दो, 2 × में 4 + 1, ये हो जाएगा बच्चों 9 ऑर्बिटल्स कितने आएंगे 9। बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास 18, ठीक है, कितने हो जाएंगे 18। जी सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो बनेंगे 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बहुत ज़्यादा इजी और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, आप इनको ध्यान से समझना करना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।